स्लाइड का पार्ट 2 है। देन आगे चलते हैं। डिस्पोजिंग ऑफ नोट्स रिसीवेबल, ऑनर ऑफ नोट्स रिसीवेबल। हमने, अगर आपने बैंकिंग पढ़ा हो ना, तो उसमें ये होता है कि डिसऑनर ऑफ चेक ही सुना होगा। मतलब अगर बैंक में इनसफिशिएंट अकाउंट में मतलब पैसे नहीं हो, इनसफिशिएंट बैलेंस हो, तो वो क्या करते हैं, बैंक उसे खारिज कर देते हैं चेक को, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक। तो यहाँ पे भी यही बात है, नोट्स रिसीवेबल जो है ना वो ऑनर होगा, मतलब अगर इसकी पेमेंट कर देगा मेकर, मेकर जो होगा बायर होगा वो इसकी पेमेंट कर देगा सेलर को, तो ये ऑनर हो जाएगा, ऑनर ऑफ नोट्स रिसीवेबल। और डिसऑनर ऑफ नोट्स रिसीवेबल कब होगा, जब उसकी पेमेंट नहीं होगी, जब इसकी इज नॉट पेड इन फुल एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी डेट भी आ जाएगी और उसकी पेमेंट नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर ऑफ नोट्स रिसीवेबल। और मैच्योरिटी से पहले तो हम वैसे भी नहीं जा सकते उसके बायर के पास कि मुझे पेमेंट दे दो, ठीक है। डिसऑनर्ड नोट रिसीवेबल इज नो लॉन्गर नेगोशिएबल। अब जो डिसऑनर जो नोट रिसीवेबल होगा ना वो नेगोशिएबल नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे उसके लिए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, नोट रिसीवेबल क्रेडिट। मतलब उसको नोट रिसीवेबल को किस में शिफ्ट कर देंगे हम, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में, हेड में। या फिर हम लोग वापस नया नोट बनाएंगे, ऑनर ऑफ नोट्स रिसीवेबल। जो बेटी कंपनी है, बेटी कंपनी लैंड्स वैनी हिगले 10,000 on June 1st, accepting a 5-month 9% interest bearing note. Assuming that the Betty company presents the note to the Vanny Hingley on the maturity date, Betty company entry to record the collection is। अब देखो, अगर आपको नहीं समझ आता ना कि कौन बायर है, कौन सेलर है, कौन मतलब रिसीव कर रहा है पैसे, तो देखो बेटी कंपनी आखिर में लिखा है ना, बेटी कंपनी एंट्री टू रिकॉर्ड द कलेक्शन इज। तो मतलब कलेक्शन कौन कर रहा है, बेटी कंपनी कर रही है, तो कलेक्शन कौन करेगा, सेलर करेगा। इस तरह से याद रख लो, आसानी हो जाएगी बहुत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटी कंपनी लैंड्स, मतलब बेटी कंपनी ने क्या किया, उधार दिया किसको, वैनी हैंगले को 10,000 रुपये का, और जून 1 को, और एक्सेप्ट किया कि 5 महीने में वो पेमेंट हो जाएगी और 9% इंटरेस्ट लगेगा। और मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट किस पे होता है, पूरे साल पे होता है, मतलब 12 महीने पे होता है। तो अब ये कह रहा है 5 महीने, तो इसका हमें 5 मंथ्स निकालना पड़ेगा। अब अज्यूमिंग दैट बेटी कंपनी प्रेजेंट्स द नोट टू वैंगले ऑन दी मैच्योरिटी डेट। अब क्या क्या है, जो वैनी हिगले है, तो उसने क्या किया, मैच्योरिटी डेट पे उसको वो पेमेंट कर दी है। तो अब एंट्री क्या बनी चाहिए, कैश आया उसके पास 10,300 375 का कैसे आया, 10,000 का पहले इसने क्या क्या होगा, 9% निकाला होगा, 9% निकाला होगा तो कितना आया होगा, 900 निकाला है, लेकिन 900 किसका है, पूरे महीने का। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ 5 महीने का चाहिए, सॉरी पूरे साल का, मतलब वो 12 महीने का। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 5 महीने का चाहिए। 900 जो है वो पूरे साल का है, मुझे 5 महीने का इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा, 375। कैश आ गया हमारे पास 375, नोट्स रिसीवेबल कितना है, 10,000। अब क्या आएगा, ये इंटरेस्ट रेवेन्यू के नाम से रिकॉर्ड होगा 375। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑफ September 30, इट मस्ट एक्यूरेट इंटरेस्ट। बेटी कंपनी वुड मेक एन एडजस्टिंग एंट्री एज फॉलोज। अब जो बेटी कंपनी है ना, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसका जो बिजनेस का एंड कब होता है, September 30। मतलब इसने स्टार्ट कब किया होगा अपना बिजनेस सेटअप, October 1। इसने October 1 से अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया, तो अब ये हर साल एंड कब करता है, September 30 को, ठीक है। ये इसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब पीछे चलते हैं, पीछे क्या कर रहा है कि June 1 को हमें एक्सेप्ट किया है 5 मंथ का। तो अब June 1 है, June 1 से लेके सितंबर में इसका एंड होता है, तो जून का महीना हो गया, जुलाई का महीना, 2nd 3rd अगस्त, देन 4th सितंबर, मतलब 4 महीने का इंटरेस्ट अपने पहले निकालना पड़ेगा। 10,000 का 9% हमने निकाला तो कितना आया था, 900 आया था हमारे पास। 900 का अब 4 मंथ्स का निकालना है हमें इंटरेस्ट, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो गया, 300। 300 से हमारे रिसीवेबल राइट्स बढ़ गए, तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट 300 से, इंटरेस्ट रेवेन्यू 300 से रिकॉर्ड कर लिया हमने। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर दिसंबर से होता, ये जो हमने पिछले एंट्री बनाई है, ये वाली पीछे वाली जो मैंने ये एंट्री बनाई है, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि दिसंबर 30 को हमारा ये बिजनेस बंद होता है। लेकिन अब हमने आगे क्या अज्यूम किया कि हमारा जो बिजनेस है वो तो 30 दिसंबर को बंद हो जाता है। अगर नॉर्मली तो बिजनेस दिसंबर को बंद होता तो वो वाली एंट्री बनती। अगर अब ये सितंबर में बन रहा है तो ये एंट्री बनेगी। एंड September 30 हम बात कर रहे थे कि 30 सितंबर को हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है, लेकिन अभी हमें तो जो रिसीव होगा तो वो नवंबर 1 को ही रिसीव होगा ना। तो अब हम एंट्री क्या बनाएंगे, कैश तो हमारे पास कितना आएगा, 10,375 से ही कैश आएगा, बट नोट रिसीवेबल में हमारे पास सेम 10,000 से ही आएगा। बट अब जो एंट्री चेंज होगी वो किस पे होगी, जो अब आएगी उस पर चेंजेस होंगे। देखो वहाँ पे हमने क्या रिकॉर्ड किया था, इंटरेस्ट रेवेन्यू खत्म करके इंटरेस्ट रिसीवेबल 300 से क्या था पिछली एंट्री में, September 30 को। देन अब
हमारा वो तो रेवेन्यू हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, अब दोबारा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, वरना डबल हो जाएगा रेवेन्यू। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल जो हमने इसकी जगह, इंटरेस्ट रेवेन्यू की जगह हमने जो क्रिएट किया था ये वाला इंटरेस्ट रेवेन्यू जो हमने क्रिएट किया था ये 300 से, तो ये डबल हो जाएगा। हम यहाँ पे भी 300 रिकॉर्ड करेंगे, वहाँ पे 375, तो कितना हो जाएगा 675। हमें क्या करना है 375 का रिकॉर्ड करना है। अब 300 का तो हम रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं ना, 300 का हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब हम 75 रुपीज़ का हम इंटरेस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और बाकी जो रिसीवेबल वहाँ पे जो हमने बढ़ाया था, रिसीविंग राइट्स जो हमने बढ़ाए थे अपने 300 से, तो उसको ख़त्म करेंगे यहाँ पे आके, तो ये डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। देन हमारा इंटरेस्ट रेवेन्यू भी आ जाएगा 75 रुपीज़ से, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद है डिसऑनर ऑफ नोट्स रिसीवेबल। वैनी हैंगली on November 1st indicates that it cannot pay at the present time. If Betty company does not expect eventual collection, it would make the following entry at the time, then is note dishonored. अब क्या किया इसने कि जो assuming no previous accrual of interest, अब जो सारी एंट्री थी ना वो अलग थी। अब ये कह रहा है कि जो पेमेंट थी ना वो इसने की नहीं, मतलब 10,375 से इसने पेमेंट की ही नहीं। तो अब एंट्री क्या बनेगी, नो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, मतलब अगर कैश आता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कैश। अब उसने कैश हमें दिया ही नहीं, तो हमने क्या किया, वापस अकाउंट रिसीवेबल का जो हेड है उसको क्रिएट किया, हमारे रिसीविंग राइट्स को हमने बढ़ाया। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 10,375 से। देन क्रेडिट क्या करेंगे हम, नोट्स रिसीवेबल जो हमें हमारा खत्म हुआ है, जो डिसऑनर हो गया है, तो 10,000 से, और जो हमारा इंटरेस्ट रेवेन्यू जो हमारा बनता है उस पर 375 से, तो हम उसको भी क्रेडिट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और हमारा अब राइट्स कितने बढ़ गए हमारे 10,375 से। पहले हमारे पास कैश आ रहा था, तो मतलब हमारा सारा रिसीवेबल्स, नोट रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम सब, इंटरेस्ट रेवेन्यू सब खत्म हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट्स रिसीवेबल और इंटरेस्ट रेवेन्यू तो खत्म हो रहा है, बट इसके साथ हमारे पास कैश नहीं आ रहा ना, तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल के राइट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। अब ये दिख रहा है ना, एफपी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, और आईएस का मतलब है इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, नॉर्मली हम बैलेंस शीट कहते हैं, तो इसलिए मैंने बैलेंस शीट का वर्ड यूज़ किया। Then identify in the statement of financial position or in the notes each major type of receivable। अब जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन में जो होता है ना, जो नोट्स रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल जो होता है ना, वो फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में जाता है, असेट्स के हेड से जाता है, और शॉर्ट टर्म असेट होता है वो। अकाउंट रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म असेट्स होता है, क्योंकि वो एक साल के अंदर ख़त्म हो जाता है। सही है, मतलब चेंजेस आते, ख़त्म तो नहीं होता, चेंजेस आते रहते हैं। जैसे मतलब अगर फ्लक्चुएट करता है ना वो, तो उसका असली हालत में नहीं रहता। अब जैसे मेरा अकाउंट रिसीवेबल था 20,000 का, तो अब मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट आ गई होगी, 15,000 पेमेंट आ गई होगी। अब वो अकाउंट रिसीवेबल साल के एंड में मेरे पास कितना है 5,000 का, तो उसमें चेंजेस आए ना। लेकिन जो फिक्स असेट्स होते हैं ना, उसमें चेंजेस वगैरह जो होते हैं ना वो नहीं आते। लेकिन जो करंट असेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म असेट्स होते हैं, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, फ्लक्चुएट होता रहता है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, रिपोर्ट शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स अपीयर इन करंट असेट्स। ये कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स होते हैं वो किस में आते हैं, करंट असेट्स में आते हैं। रिपोर्ट बोथ ग्रोस अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। अब जो जैसे अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास है 25,000 का, अकाउंट रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल वो बाद में करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल है 25,000 का मेरे पास। अब क्या हुआ, मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि 5,000 के जो है मुझे पेमेंट नहीं होगी, तो मैंने इसको किस हेड से मैंने रिकॉर्ड किया था, एंट्री क्या बनाई थी उसकी, बैड एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट 5,000 से। तो अब मैं क्या करूँगी, ग्रोस जो अमाउंट उसकी कितनी थी अकाउंट रिसीवेबल की 25,000, देन उसमें से मैं माइनस करूँगी 5,000 अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, तो कितने हो जाएंगे मेरे पास 20,000 जो होगा मेरे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो यही कह रहा है कि हमें ग्रोस अमाउंट भी दिखानी पड़ेगी, उसका अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट भी दिखाना पड़ेगा, फिर इसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो भी दिखानी पड़ेगी। फिर इसके बाद चलते हैं आईएस पे, रिपोर्ट बैड डेट एक्सपेंस एंड सर्विस चार्जेस एक्सपेंस एज सेलिंग एक्सपेंस। आईएस के अंदर क्या करते हैं हम, एक्सपेंसेस, आईएस हो जाए इनकम स्टेटमेंट, उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस और इनकम। और बैलेंस शीट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। वो वाली इक्वेशन होगी ना, पता याद होगी ना आप लोगों को, एसेट्स इज इक्वल टू इज लाइबिलिटीज माइनस लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो मतलब असेट्स भी वहाँ रिकॉर्ड होते हैं, लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है वहाँ पे, और ऑनर्स इक्विटी रिकॉर्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड होती है, इनकम रिकॉर्ड होती है और एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। अब क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट बैड एक्सपेंस जो होता है वो हम सेलिंग के वक्त करते हैं ना। जैसे अब मैंने
सारे सेल किए, एक बुक सेल किए, देन उसके बाद ही मैंने बेड एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट किया है ना, क्योंकि जब मैंने एक सेल की तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल का हेड क्रिएट किया। अब मुझे लगता है, डाउट है कि मुझे ये पेमेंट नहीं मिलेगी, तो मैंने कौन सा अकाउंट क्रिएट किया, बेड एक्सपेंस का। तो बेड एक्सपेंस डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या हुआ, सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। एंड सर्विस चार्ज एक्सपेंस जो हमने क्रेडिट कार्ड पे पीछे की थी, क्रेडिट कार्ड पे जो सर्विस चार्ज एक्सपेंस किया था, तो वो किस पे हो रहा था, वो भी सेलिंग एक्सपेंस पे ही हो रहा था। सर्विस चार्ज एक्सपेंस जो हम बैंक को देंगे, जो क्रेडिट कार्ड शो होता है उस पर परसेंटेज मैंने बताया था ना, पिछली वीडियो में होगा, वो पिछली स्लाइड्स में था, इस स्लाइड्स में नहीं है। इंटरेस्ट रेवेन्यू अंडर अदर इन द नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं सेल्स के बाद होता है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। देन इसके बाद क्या करते हैं हम, फिर एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होते हैं सेलिंग एक्सपेंस। देन लेस कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देन कर दिया सेलिंग एक्सपेंस। इसके बाद आते हैं हमारे पास रेवेन्यू, फिर अदर इनकम करके हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू के नाम से। टू फाइंड आउट अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स, सही। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स, तो क्या जाएगा हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एवरेज अकाउंट रिसीवेबल चाहिए होगा, इसके लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालेंगे। तो ये मैंने असम्पशन वाला क्वेश्चन लिया हुआ है मेरे पास। टू फाइंड आउट एवरेज रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल किस तरह से निकलता है, अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग प्लस अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग मेरे पास कितनी थी, 1,90,000 प्लस 1,75,000 क्या थी हमारे पास, एंडिंग थी, दोनों को प्लस करेंगे, देन डिवाइड बाय 2। प्लस करने के बाद आंसर क्या आएगा, 3,65,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1,82,500। और जो नेट क्रेडिट सेल्स होती है ना, क्रेडिट सेल्स है ये, जो ये नेट क्रेडिट सेल्स होती है ना, वो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो 9,12,500 डिवाइडेड बाय 1,82,500, अभी जो हमने निकाली एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, तो इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स, मतलब हमने 5 टाइम्स कलेक्ट किया है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि टू फाइंड आउट अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, मतलब कितने दिन में कलेक्ट किया है हमने। तो 365 क्या होता है, ईयर का, मतलब टोटल ईयर में तो 365 डेज होते हैं, डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। इसमें देखो 365 ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 65 डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 365, और हमारा टर्नओवर इन टाइम्स कितना आया था, इन टाइम्स है, इन टाइम्स हमारा आया था 5, तो डिवाइडेड 365 डिवाइड बाय 5, तो हमारे कितने 73 डेज में हमारी एक कलेक्शन कब हुई, हर 73 डेज के बाद हमारी एक कलेक्शन हुई है बिजनेस में, ठीक है। इन रिटर्न समझा चुकी हूँ, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे समझा देती हूँ। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट अकाउंट रिसीवेबल, जो मतलब जो अकाउंट रिसीवेबल किस पे होता है, क्रेडिट सेल्स पे होता है। जो कैश सेल्स होती है ना, उसको लेस कर देता है, तो जस्ट हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है वो क्रेडिट सेल्स से है। तो अकाउंट रिसीवेबल किस 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 बेसिस पे क्रेडिट होता है, जब हम सेल करते हैं तो सेल क्रेडिट पे चिप करते हैं, मतलब उधार पे जो सेल करते हैं उस पर हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है, तो दैट्स वाई हम नेट क्रेडिट सेल्स ऊपर रखेंगे, देन डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल तो आ जाएगा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल इन टाइम्स, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस एंड अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा हमारे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास अभी कितनी दी हुई है, 14,901, और इसके बाद इसको प्लस करेंगे तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बन रहा है, 18.8 टाइम्स, मतलब हमारी जो इन्वेंट्री है वो 18.8 टाइम वसूल हुई है। अब ये बता रहे दिस रेशियो यूज टू असेस द लिक्विडिटी ऑफ द रिसीवेबल्स, मतलब हमें ये बताता है इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, ये बता रहा है हमें कि इतने टाइम मतलब इतनी बार हमें ये अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हुआ है, मतलब मिला है हमें। तो अब क्या करें, मेजर द नंबर ऑफ टाइम्स ऑन एवरेज कंपनी कलेक्ट्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द पीरियड। अब यही बता रहा है कि मेजर द नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें ये बताता है कि कितने टाइम हमने वसूल किया है, और एवरेज निकालता है वो कंपनी कलेक्ट्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द पीरियड, और जो कंपनी है उससे कितनी बार उस पीरियड में वसूल किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और वो टाइम्स का ये डेज था, डेज में बताया था आप लोगों को, जी बता दिया था। तो अब डेज इन ईयर्स, अब जो डेज होते हैं ना वो 365 डेज डिवाइडेड बाय जो हमने इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल से निकाला था, ये 18.8%, 8 टाइम्स, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 365 डिवाइडेड बाय 18.8 टाइम्स, तो हमारे पास कितने दिन आ जाएगा, मतलब हमारे 19.4 डेज, मतलब साढ़े 19 दिन में हमारे पास साढ़े 19 दिन में हमें अकाउंट रिसीवेबल वसूल हो जाता है, हमने जो एवरेज लगाया है ऐसा, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इन टर्म्स ऑफ डेज, मतलब अब जरूरी तो नहीं है ना कि अब मुझे एक दिन 25 दिन वसूल हुए, 25 दिन के बाद हमें अकाउंट रिसीवेबल वसूल हुआ है, कलेक्शन हुई है हमारे कैश की, देन एक बार हुआ हमारे पास 20 दिन के बाद, एक बार हुआ हमारे पास 22 दिन के बाद, तो ये क्या करता है, एवरेज बता देता है हमें कि 19.4 डेज में हमें ये कलेक्शन हुई है, ठीक है। अब यूज टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज, अब ये बता, अगर हम ये निकालते हैं ना तो हम लोग ये देखते हैं, मतलब बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेस जिसका चल रहा होता है इस बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे, तो चेक कर रहा होता है कि मतलब कितनी जल्दी से हमें वो क्रेडिट वसूल हो रहा है और कितना हम क्रेडिट दे रहे हैं, और कलेक्शन पीरियड शुड नॉट एक्सीड क्रेडिट टर्म पीरियड।
हमें ओवरऑल यही पता है कि कितने दिन में हमें वसूल हो रहा है, और हमारा जो ये टाइम पीरियड है वो ज़्यादा तो नहीं है या कम, मतलब हम लोग जितने दिन में कर रहे हैं तो ये ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ना। अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक आगे होगा इस वजह से। मतलब हम लोग क्रेडिट ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, उधार ज़्यादा दे रहे हैं, हमें वसूल कम हो रहा है, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।